आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी भावुक चिट्ठी, कहा मुझे खुशी है कि शिक्षा पर हो रही है बात। क्या अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं रॉबर्ट वाड्रा? इस बयान का मतलब तो समझिए। यूं ही नहीं कोई पप्पू यादव बन जाता है, नॉमिनेशन के लिए खुद बुलेट पर फराटा भरते पहुंचे डीएम दफ्तर। पाक में आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा भारत, इंटरनेशनल मीडिया के दावे पर आया सरकार का ये रिएक्शन। ओसामा बिन लादेन अहिंसा की बात कर रहा, किसके लिए बोले संजय सिंह। जाने क्या है आज दिल्ली में मौसम का हाल। ईरान की धमकी के बाद इजराइल तैयार लड़ाकू विमानों को किया रेडी। बाइडेन के दबाव में झुके नेतन्याहू, गाजा के लोगों के लिए किया एरेज क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान ने सलमान, शाहरुख, आमिर को बताया इनसिक्योर। और कौन है आशुतोष शर्मा, पंजाब के लिए बने स्टार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा कि जल्दी ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। पिछले एक साल में मुझे सबकी याद आई, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि वह अमेठी से चुनाव लड़े। वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसी गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन कर दिया है, लेकिन अमेठी से वह लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई संकेत अभी तक नहीं दिया गया है। पप्पू यादव इस समय बिहार ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो न सिर्फ अपने बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनका स्वैग भी उन्हें तमाम दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। पूर्णिया आरजेडी के खाते में जाने के बाद कांग्रेस में बागी तेवर अपनाने वाले पप्पू यादव ने गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नॉमिनेशन के लिए जाते वक्त भी पप्पू यादव अपने अलग अंदाज में नजर आए। जहाँ तमाम नेता गाड़ियों के काफिले के साथ नामांकन के लिए पहुँचते हैं, वहीं पप्पू यादव अपने चित परिचित अंदाज में बुलेट पर अकेले सवार होकर नॉमिनेशन के लिए पूर्णिया के डीएम दफ्तर पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट से फराटा भरते नजर आए, जबकि उनके समर्थक, कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी पीछे दौड़ लगाते नजर आए। भारत अब आतंकवादियों को उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक दुश्मनों को खात्मा किया जा रहा है। इसे लेकर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या का आदेश दिया है। भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकियों को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के हिस्से के रूप में पाकिस्तान में एक गुप्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि 2020 से अब तक 20 हत्याएं की गई है। हालांकि भारत ने आरोपों का खंडन किया है और दुर्भावनापूर्ण बताया है। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं की तरफ से शेयर किए गए दस्तावेज का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिजर्व एंड एनालिसिस विंग ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण बनाया और कथित तौर पर विदेशों में अपने दुश्मनों का खात्मा करने की कार्रवाई शुरू की।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज यानी शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है। इस पीसी में वह बड़ा खुलासा कर सकते हैं। चर्चा है कि संजय सिंह अपनी इस पीसी में बीजेपी को लेकर ही कोई खुलासा कर सकते हैं। 6 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए संजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला। संजय सिंह ने आप में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो भी निर्देश होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। अप्रैल के महीने में अभी पहला हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। देश के बड़े हिस्से में लंबे समय से शुष्क मौसम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण पारे का स्तर सामान्य से कहीं अधिक बढ़ गया है। दक्षिण मध्य और पूर्वी राज्यों के हिस्से अत्यधिक गर्मी की चपेट में हैं और अगले 2-3 दिनों तक इन क्षेत्र के कुछ इलाकों में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। हालांकि दिल्ली वालों को गर्मी से कुछ राहत मिली हुई है। तेज हवाओं ने दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल दिया है। देश भर के दिल्ली में पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। आज यानी 5 अप्रैल को भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना भी बनी हुई है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री मापा गया है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वीकेंड पर भी दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलने के आसार है। इससे मौसम नरम बना रहेगा। सीरिया स्थित ईरानी दूतावास में हवाई हमले के बाद ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। इजराइल ने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अपने सभी सैनिकों की छुट्टी को रद्द कर दिया है। इजरायली सेना IDF ने कहा कि हमारे सैनिक पहले से युद्ध में है। स्थिति को देखते हुए अस्थायी रूप से लड़ाकू इकाइयों की छुट्टी रद्द की गई है। अभी हम मामले की गंभीरता को देखते हुए समीक्षा कर रहे हैं। हमें और कितने सैनिकों को तैनात करना है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सीरिया में ईरान के टॉप जनरल की मौत के बाद मध्य पूर्व में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। सीरिया में हुए हमले पर इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ईरान और सीरिया लगातार इजराइल को दोषी मान रहे हैं। बुधवार को इजरायली सेना ने बताया कि उसने हवाई सुरक्षा के लिहाज से सैनिकों को रिजर्व करके रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक दूसरे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान गाजा के हालात पर चर्चा की गई। फोन पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद गाजा के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई। दरअसल इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया गया कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता के लिए अरेस सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इजरायली अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए इरेज सीमा फिर से खोली जाएगी। इसके अलावा इजराइल के बंदरगाह अशदोद को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि इरेज क्रॉसिंग बॉर्डर को बीट हनोन के नाम से भी जाना जाता है। यह इजराइल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच की सीमा पर है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और रिप्रेजेंटेटर नादिया खान एक बार फिर चर्चा में है। वह अक्सर अपने तीखे बोल के लिए सुर्खियां बटोरती रहती है। एक इवेंट में उन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद वह विवादों में छा गई। उन्होंने इन बॉलीवुड एक्टर्स को इनसिक्योर बताया है। साथ ही कहा है कि ये पाकिस्तानी कलाकारों से डरते हैं। उन्हें फवाद खान समेत अन्य युवा पाकिस्तानी अभिनेताओं की लोकप्रियता से खतरा था। शो क्या ड्रामा है में नादिया ने कहा, हमारे एक्टर्स इंडिया में बहुत पॉपुलर होने लगे, फवाद वगैरह वहां जाकर काम करने लगे तो वहां के कुछ बड़े एक्टर्स इनसिक्योर हो गए। उन्होंने उसे पॉलिटिकल इशू बनाकर उनको बैन करवाया। ऐसा नहीं था कि वहां पॉलिटिशियन को मसला था, नहीं, वहां टॉप एक्टर्स डर गए। और ये नहीं कि उनको फिल्में नहीं मिली, उनको ये था कि हमारी आवाम, हमारी पब्लिक पागल हो जाएगी इनके पीछे। आशुतोष शर्मा ने पंजाब किंग्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत दिलाने में अहम योगदान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ खेले गए IPL 2024 के 17वें मुकाबले में आशुतोष ने 17 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रनों की शानदार पारी खेली। आशुतोष के बल्ले से यह पारी तब निकली जब पंजाब को बहुत जरूरत थी। इससे पहले आशुतोष शर्मा 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ने का भी कमाल कर चुके।
बता दें कि आशुतोष का जन्म मध्य प्रदेश के रतलाम में 15 सितंबर 1998 में हुआ था। वह रेलवे के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन पहले मध्य प्रदेश के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेला करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें 2020 में मध्य प्रदेश की टीम से बाहर जाना पड़ा। जब चंद्रकांत पंडित मध्य प्रदेश के कोच बने, तब आशुतोष को स्टेट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद वह रेलवे की टीम में शामिल हो गए। बताया जाता है कि भारत के लिए खेल चुके नमन ओझा ने आशुतोष को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। आशुतोष बचपन में नमन के फैन थे। नमन ओझा भी मध्य प्रदेश से ही हैं।